माँ, मैं नहीं नदी पर जाऊंगी। वो दुष्ट कौवा मुझे बहुत तंग करता है। मुझे देखते ही वो सीटियाँ बजाने लगता है और तरह तरह के गीत गाता है। पिंकी मेरी बेटी, ऐसे कौवों से डरते नहीं बल्कि मुकाबला करते हैं। अगर ऐसे कौवों से डरोगी तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर पिंकी कौवी अपनी माँ का कहना मानकर नदी पर पानी पीने चली जाती है। बहुत देर से आई हो आज। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ यहाँ बैठा हुआ। मैं काला कौवा, मैं सुंदर कौवा हूँ, मैं सुंदर काला कौवा हूँ। बुढ़े कौवे, तुम्हारे घर में माएं बहनें नहीं हैं? जाओ जाकर उन्हें तंग करो। हैं, माएं बहनें हैं, मगर वो तुम्हारी तरह सुंदर नहीं है। बेशरम बेगैरत बुढ़ा। ऐसे कहते हुए वो कौवी वहाँ से चली जाती है। शर्मा गई सुंदर कौवी। ऐसे कहते हुए कालू कौवा भी अपने घर चला जाता है। ओए कालू, तुम सुबह से गए हुए हो और भोजन भी नहीं लाए। कहाँ थे तुम सुबह से? गोरी, क्या बताऊं, रानू चिड़िया को बहुत तेज बुखार था। उसने मुझे अपनी दवा लेने भेजा था। कोई नेकी का काम भी मुझे कर लेने दिया करो। कौवे ने अभी इतना कहा ही था कि चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। गोरी बहन, मेरा कुकुर दाना नहीं खा रहा। क्या कोई फल घर में है? अगर है तो मुझे दो। चिड़िया को देखकर कालू कौवा तो डर जाता है। वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। चिड़िया, मेरे घर में फल कहाँ से आएगा? ये नखट्टू तो दाना बहुत मुश्किल से लाता है। चिड़िया खाली हाथ वापस चली जाती है। झूठे झूठे, तुम तो कह रहे थे कि चिड़िया को तेज बुखार है। वो तो अच्छी भली थी। गोरी, जब भी झूठ बोलता हूँ पकड़ा जाता हूँ। मैं कल ले आऊँगा तुम्हारे लिए भोजन। दूसरे दिन कालू कौवा मुंह अंधेरे ही उठ जाता है। गोरी, कहाँ है मेरी ऐनक? कहाँ है? तुम हर रोज तैयार होकर कहाँ जाते हो? आज मेरे पुराने दोस्त की शादी है। मैं दोस्त की शादी पर जा रहा हूँ। कालू कौवा सूट बूट पहनकर तैयार हो जाता है। पत्नी जी, थोड़ी सी खुशबू भी दे दो। कई दिन से नहाया नहीं हूँ, इसलिए गंदी बू आ रही है खुद से। फिर कौवा अपने घर से निकलता है। वो सीधा नदी पर जाता है। कबूतर चाचा भी नदी पर था। उसने पानी पी लिया था। कालू, जल्दी से पानी पियो और यहाँ से चले जाओ, क्योंकि फीमेल पक्षियों के पानी पीने का टाइम हो गया है। तुम जाओ, मैं तो नहीं जाऊँगा। मुझे सब पता है, तुम यहाँ क्यों बैठते हो। कबूतर वहाँ से चला जाता है। बुलबुल, आ मेरे साथ चले। मुझे बहुत डर लगता है। वो कौवा बहुत बुरा है। हाँ, मैं भी नदी की तरफ ही जा रही हूँ। चलो एक साथ चलते हैं। फिर बुलबुल और पिंकी नदी की तरफ जाती हैं। तुम्हारी तरह तुम्हारी सहेली भी बहुत सुंदर है। मोटी मोटी आंखें, लाल लाल पंख। न जाने तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो। सहेली, तुम पानी पियो और इसकी बातों पर ध्यान न दो। ध्यान तो देना पड़ेगा। पिंकी, कभी गौर से देखो तो मैं किसी से कम नहीं हूँ। मेरी रंगत तुमसे ज्यादा काली है और चोंच तुम जैसी तेज। इतने में वहाँ चिड़िया भी पानी पीने आ जाती है। चिड़िया को देखकर कालू कौवा झाड़ियों में छुप जाता है। आंटी चिड़िया, वो कौवा हमें बहुत तंग करता है। हर रोज मुझे देखकर गीत गाता है। उसकी जवान पत्नी घर में है और डोरियां डाल रहा है दूसरी कौवियों पर। आप मेरे साथ चलें और इसकी पत्नी को बताओ, वो सीधा करेगी इसे। फिर पिंकी कौवी चिड़िया के साथ गोरी कौवी की तरफ जाती है। आंटी, आपका पति हर समय मुझे तंग करता है। मैं जब भी नदी पर पानी पीने आती हूँ, वो मुझे देखकर गीत गाने लगता है और सीटियाँ भी बजाता है। तो फिर ये कालू का बच्चा इसीलिए रोज तैयार होकर नदी पर जाता है। आप जाओ बेटी, देखना मैं उसे कैसे सीधा करती हूँ। शाम को जब कालू कौवा घर आता है तो गोरी उससे कोई बात नहीं करती। कल मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, 2 दिन में वही रहूंगी। हाँ, मिलाओ, तुम अपनी माँ से मिलाओ। 2 क्या 4 दिन रह लेना तुम अपनी माँ के पास। तुम्हें तो मैं कल बताऊंगी, बुड्ढे आशिक। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी घर से निकलती है। वो नदी पर जाकर बैठ जाती है।
आज तो गौरी भी नहीं है। आज बहुत मजा आएगा पिंकी को छेड़ने में। जल्दी से नदी पर जाता हूँ। कहाँ गया मेरा कैप? कालू अपना कैप पहनकर नदी की तरफ चला जाता है। बुलबुल सहेली चलो, आज बहुत मजा आने वाला है। आज उस बुड्ढे को सीधा करने उसकी पत्नी आएगी नदी पर। आज वो बुड्ढा पिटेगा, जरूर पिटेगा अपनी पत्नी से। फिर पिंकी और बुलबुल नदी की तरफ जाती हैं। पिंकी जाकर थोड़ी दूर बैठ जाती है। मेरे साथ चलो, आज घर में कोई भी नहीं है। मैं तुम्हें देसी घी की चूरी खिलाऊंगा। क्यों, तुम्हारी पत्नी कहाँ है आज? वो बुढ़ी कौवी कहो, मेरी पत्नी नहीं, वो अपनी माँ के पास गई हुई है आज। ऐसा कहते हुए कालू कौवा फिर से गाना गाना शुरू कर देता है। मैं कौवा हूँ, मैं कालू कौवा हूँ, लो 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 लो। पीछे से गोरी कौवी भी झाड़ू उठाए झाड़ी के पीछे से निकल आती है। अगर तुम कालू कौवा है तो मैं भी गोरी कौवी हूँ। बुड्ढे, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तो मजाक कर रहा था गौरी। मगर गोरी झाड़ू से कालू की खूब पिटाई करती है। सब पक्षी वहाँ जमा हो जाते हैं। गौरी, मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी नदी पर नहीं आऊंगा, मुझे माफ कर दो। कालू को पिटता हुआ देखकर सब हंस रहे थे। आज तो दिल खुश हो गया इस बुड्ढे को पिटता हुआ देखकर। बहुत मुश्किल से कालू भागकर अपनी जान बचाता है। जंगल में गर्मियों का मौसम चल रहा था। सख्त गर्मी के कारण सभी पेड़ पौधे सूख रहे थे। ऐसे मौसम में पक्षियों को भोजन की बहुत समस्या थी। पूरे जंगल में वही एक आम का बड़ा पेड़ था, जिस पर अब कुछ ही आम बचे थे। चिड़िया और मिट्ठू तोता भूखे थे। वो उड़ते हुए आम के उस बड़े पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। एक कौवी जिसका नाम गोरी कौवी था, वो पहले से ही वहाँ बैठी हुई थी। मिट्ठू और चिड़िया को देखकर कौवी उनसे कहती है, चिड़िया और तोते, मैं पहले आई हूँ। अब इस पेड़ पर आम बहुत थोड़े हैं और मैं ये आम किसी को खाने नहीं दूंगी। ऐसे कैसे तुम्हारे हैं आम? अभी 3 आम तो हैं पेड़ पर। हम सब एक एक आम ले लेते हैं। एक मेरा, एक मेरे कालू जी का और एक मेरे बेटे जग्गू का। मैं तो पहले ही ये आम बांट चुकी हूँ। तुम यहाँ से जा सकते हो। अगर नहीं जाना तो फिर मैं तो ये आम लेकर जा रही हूँ। फिर गोरी कौवी वो तीनों आम तोड़कर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया और मिट्ठू तोता बैठे कौवी का मुंह देखते रह जाते हैं। चिड़िया रोने लग जाती है। मिट्ठू, मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर भोजन ना मिला तो मैं अपने बच्चों के लिए क्या खाने को लेकर जाऊंगी? चिड़िया, यहाँ भूख से मरने से तो अच्छा है हम किसी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। मिट्ठू और चिड़िया ऐसे बैठे बातें कर रहे थे कि उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। चिड़िया और मिट्ठू, मैं बताता हूँ आपको भोजन कहाँ से मिलेगा। मिट्ठू भैया, ये आवाज कहाँ से आई है? चिड़िया, शायद ये आम का बड़ा पेड़ हमसे बात कर रहा है। फिर वो पेड़ के तने के पास आते हैं। वो सामने बड़े पहाड़ों की दूसरी तरफ एक गुफा है। उस गुफा में एक तरबूज की बेल है। आप वहाँ जाकर तरबूज खा लें। ये सुनकर चिड़िया और मिट्ठू बहुत खुश होते हैं। क्या हमें वहाँ से भोजन मिल जाएगा? हाँ, वो बेल कोई साधारण तरबूज की बेल नहीं है। आप उस बेल से जितने भी तरबूज तोड़ो वो तरबूज कम नहीं होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आम के पेड़ जी, आपने हम गरीब पक्षियों की मदद की। फिर चिड़िया और मिट्ठू वहाँ से उड़ते हैं। वो दोनों सीधे पहाड़ों की दूसरी ओर जाते हैं। मिट्ठू, वो रही, वो सामने है गुफा।
फिर चिड़िया और मिट्ठू जल्दी से उस पुरानी गुफा में चले जाते हैं। उस गुफा में तो सच में एक बड़ी तरबूज की बेल थी, जिस पर बड़े बड़े पके हुए तरबूज लगे हुए थे। मिट्ठू, देखा, ऊपर वाले ने हमें भी भोजन दे दिया। अब हम सब पक्षी यहाँ से अपने लिए मीठे मीठे तरबूज ले जाया करेंगे। मैं आज ही जंगल जाकर दूसरे पक्षियों को भी बताऊंगा। फिर चिड़िया और मिट्ठू अपने लिए एक एक तरबूज तोड़ते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। घर जाकर चिड़िया वो तरबूज काट कर अपने बच्चों को देती है। मम्मा, ऐसे सूखे मौसम में आपको ये तरबूज कैसे मिल गया? गुड़िया बेटी, हमें तरबूज की इस बेल का आम के बड़े पेड़ ने बताया है। अब कोई पक्षी भूखा नहीं सोएगा, सबको भोजन मिलेगा। मिट्ठू कबूतर और उसकी पत्नी को भी तरबूज की बेल का बता देता है। तो फिर कल हम सब इकट्ठे ही जाएंगे और अपना अपना भोजन ले लेंगे। गोरी कौवी भी अपने घर में बैठी अपने परिवार के साथ आम खा रही थी। जब मैं आम तोड़ने लगी तो वहाँ पर मिट्ठू और चिड़िया आ गए। 2-4 लगाकर भगाना था उन्हें वहाँ से। नहीं, मैंने उन्हें मारा तो नहीं, मगर मैं आम तोड़कर वहाँ से आ गई। गोरी, अब कल भोजन कहाँ से लेंगे? आम के बड़े पेड़ पर तो अब आम खत्म हो गए हैं। दूसरे पक्षियों के पीछे पीछे जाएंगे, जहाँ से वो भोजन लेंगे वहीं से हम ले लेंगे। मम्मा, आम बहुत मीठा है, कल भी मेरे लिए कोई मीठा फल ही लेकर आना। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सब पक्षी पीपल के बड़े पेड़ पर इकट्ठे हो जाते हैं। कोई भी पक्षी उन दुष्ट कौवों को उस जादुई बेल का ना बताए। अगर उन्हें पता चल गया तो वो कोई ना कोई उल्टा सीधा काम करेंगे। फिर वो सब वहाँ से उड़ जाते हैं और गुफा की तरफ जाते हैं। कौवा और कौवी तो पेड़ के पीछे छुपे उनकी सारी बातें सुन रहे थे। देखा कालू, गंदी आंखों वाला कबूतर सब पक्षियों को हमारे खिलाफ कर रहा था। और वो मिट्ठू भी तो टें टें कर रहा था। चलो अब जल्दी से उनके पीछे जाकर देखते हैं कि वो सब कहाँ गए हैं। ऐसे वो दुष्ट कौवे दूसरे पक्षियों के पीछे पीछे उड़ते हैं। चिड़िया, अब तो बरसात होने तक हमें यहाँ से भोजन मिलता रहेगा। कबूतर, ये तरबूज बहुत मीठे हैं, चलो अब जल्दी से तरबूज लेकर यहाँ से जाएं, कहीं वो कौवे ना हमें देख लें। अगर उन्हें पता चल गया तो वो हमें तो यहाँ से भोजन लेने भी नहीं देंगे। फिर वो सब अपना अपना तरबूज तोड़ते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही सब पक्षी वहाँ से जाते हैं, कौवा और कौवी भी गुफा में पहुँच जाते हैं। गोरी, मिल गया, हमें तो बड़ा खजाना मिल गया। देखो कैसे बड़े बड़े तरबूज लगे हुए हैं। अब मुझे पता चला वो चातर पक्षी हमसे क्या छुपा रहे थे। कालू, हम ऐसा करते हैं कि ये सारे ही तरबूज तोड़कर ले जाते हैं और फिर बाकी के पक्षी भूखे मरेंगे और हम मजे मजे से तरबूज खाएंगे। गोरी, तुम ये तरबूज तोड़ो और मैं ये तरबूज इन बोरियों में भरता हूँ। फिर कौवा और कौवी उस जादुई बेल से तरबूज तोड़ तोड़ कर 2 बोरियां भर लेते हैं। कालू, बोझ ज्यादा है, मुझसे तो उठा नहीं होगा। तुम यहीं बैठो और मैं ये बोरियां घर छोड़कर आता हूँ। फिर कालू कौवा तरबूज की बोरी अपने ऊपर रखकर जैसे ही उड़ने लगता है तो वो बोरी गिर जाती है। गोरी, ये तो बहुत मुश्किल काम है।
कालू, आइडिया। मैं ये बोरी तुम्हारे ऊपर रखकर रस्सी से बांध देती हूँ। हाँ, ये ठीक है। फिर वो ऐसा ही करते हैं। कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी एक बोरी तरबूज से भरी हुई कालू कौवे के ऊपर रखकर बांध देती है और कौवा वहाँ से उड़ता है। बोझ ज्यादा था, इसलिए कौवा कभी नीचे आता तो कभी ऊपर जाता। वो बहुत मुश्किल से उड़ते हुए जब नदी पर पहुंचता है तो बोझ ज्यादा होने के कारण वो नदी में गिर जाता है और तरबूज के साथ साथ वो भी डूब जाता है। बुलबुल दूर एक पेड़ पर बैठी ये सब देख रही थी। वो भागकर मिट्ठू को बताती है। तो वो कौवे पुरानी गुफा तक पहुंची के मुझे जल्दी से जाकर उसकी पत्नी को बताना होगा। मिट्ठू पुरानी गुफा की तरफ भागता है और गोरी कौवी से जाकर कहता है, गोरी, तुम्हारे लालच ने तुम्हारे पति की जान ले ली है। ये सुनकर गोरी हैरान हो जाती है। नहीं मिट्ठू, मेरा कालू तो घर तरबूज छोड़ने गया है। बोझ ज्यादा होने के कारण कालू कौवा नदी में डूबकर मर गया है। ये सुनकर गोरी रोती हुई वहाँ से भागती है, मगर अब पछताने का क्या फायदा जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत।